मेरा सवाल ये है कि मुझे पता है आप कितना टाइम टेस्ला फैक्ट्री पर लगाते हैं, मुझे पता है आप कितना टाइम स्पेस एक्स पर लगाते हैं, और फिर भी आपके पास टाइम है लॉस एंजलिस में ज़मीन के नीचे गड्ढे खोदने का और इतनी सारी आइडियाज़ लाने का और फिर उनको इम्प्लीमेंट करने का। मेरे पास लाखों आइडियाज आते हैं। मुझे यकीन है, हाँ? बस मुझे समझ नहीं आता कि आप अपना टाइम कैसे मैनेज करते हैं। मुझे समझ में नहीं आता, ये तो इंसानों के लिए पॉसिबल भी नहीं लगता। आप जानते हैं मैं बेसिकली क्या करता हूँ। मुझे लगता है लोग पूरा समझते नहीं है कि मैं अपना टाइम कैसे यूज़ करता हूँ। लोग सोचते हैं मैं कोई बिजनेस गाय या कुछ ऐसा हूँ, जैसे मेरी विकिपीडिया पेज पर लिखा है बिजनेस मैग्नेट। आप खुद को क्या कहेंगे? बिजनेस मैग्नेट। प्लीज़ मेरा विकिपीडिया पेज बदलकर मैग्नेट कर दो। शायद वो लॉक्ड है तो किसी को अनलॉक करना होगा और हाँ। मैग्नेट्स करना होगा। मैं तो सोच रहा हूँ हमारे पास मैग्नेट्स हैं। नहीं, मैं तो इंजीनियरिंग करता हूँ और मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ और ऐसा ही काम करता हूँ। मेरा 80% टाइम इसी पर जाता है। आइडियाज़ और उन आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करना। ये हार्डकोर इंजीनियरिंग है, मतलब चीज़ें डिज़ाइन करना, स्ट्रक्चरल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सॉफ्टवेयर, यूज़र इंटरफेस इंजीनियरिंग, एरोस्पेस इंजीनियरिंग। लेकिन आपको समझना होगा कि आपके जैसे इंसान बहुत कम होते हैं, आप जानते हैं ना? हाँ, हम सब हैं। हम चिंपैंजी से बस थोड़ा सा ऊपर हैं, हम में से कुछ और भी ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं। जब मैं आपको ये सब करते देखता हूँ तो सोचता हूँ ये बंदा इतना टाइम और इतनी एनर्जी और इतने सारे आइडियाज़ कहाँ से लाता है, और फिर लोग इसको करने भी देते हैं। क्योंकि मैं एलियन हूँ। मैंने पहले भी कहा है। हाँ, मैंने रिकॉर्ड पर कहा है, मुझे लगता है। ये सच हो सकता है। अगर कोई इंटेलिजेंट जीव होता जो हमने क्रिएट किया होता, जैसे कोई एआई क्रिएचर जो लोगों से सुपीरियर हो, शायद वो थोड़ी देर हमारे साथ टाइम बिताए जैसे आप कर रहे हैं और फिर बहुत सी चीज़ें ठीक करे। शायद यही तरीका हो। मेरे में कोई म्यूटेशन वगैरह हो सकता है, शायद है भी। आप सोचते हैं आपके पास है? शायद है। आप कभी सोचते हैं जब आप नॉर्मल लोगों के बीच होते हैं तो ये बोरिंग डम लोग क्या कर रहे हैं? बुरा नहीं है इंसानों के लिए, लेकिन मुझे लगता है मैं एआई के सामने टिक नहीं पाऊंगा। आप मुझे एआई की बातें करके डरा देते हो, आप और सैम हैरिस दोनों। ओह। आप कंसिडरेट हो। एक बार मैंने सैम के साथ पॉडकास्ट किया था, उसने मुझे एआई के बारे में ऐसी बातें बताईं कि मेरी तो पैंट भीग गई। मुझे लगा कि ये जिन एक बार बोतल से बाहर आ गया तो कभी वापस नहीं जाएगा। ये सच है। वो वीडियो जो आपने ट्वीट किया था बॉस्टन डायनेमिक्स वाले रोबोट का, आप जानते हैं जैसे फ्यूचर में वो इतनी तेजी से मूव करेंगे कि आप उनको बिना स्ट्रोब लैंप देख भी नहीं पाएंगे। हाँ, आप शायद अभी भी ऐसा कर सकते हैं। और लोग सच में इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे, सिवाय आपके जैसे लोगों के, या जो टेक्नोलॉजी के लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं। ये सब चीज़ें हो रही हैं, और ये रोबोट्स भी। आपने देखा वो जिसमें पीटा ने स्टेटमेंट दिया था कि आपको रोबोट्स को लात नहीं मारना चाहिए? शायद बदले के लिए समझदारी नहीं होगी। अगर उनकी मेमोरी काफ़ी अच्छी है। मुझे लगता है ये बहुत अच्छी है। हाँ, ये बहुत अच्छी है और हर दिन और बेहतर होती जा रही है। ये सच में बहुत अच्छी है। क्या आप ईमानदारी से सच में इसको लेकर चिंतित हैं? क्या एआई आपके फ्यूचर के लिए मेन चिंताओं में से एक है? हाँ, ये पहले जितना बड़ा डर नहीं है। ज़्यादातर मैंने थोड़ा फेटलिस्टिक एटीट्यूड अपना लिया है। मतलब पहले आपके पास ज़्यादा होप था और फिर आपने उसमें से कुछ छोड़ दी और अब आप एआई को लेकर उतना वर्क नहीं करते? मैं सोचता हूँ ये जैसा है वैसा ही है। हाँ, लगभग यही। ये ज़रूरी नहीं है कि बुरा ही हो, बस ये इंसानों के कंट्रोल से बाहर होगा। ज़रूरी नहीं है कि बुरा होगा, है ना? हाँ, ज़रूरी नहीं है कि बुरा हो, बस ये इंसानों के कंट्रोल से बाहर होगा। अब यहाँ पर मुश्किल वाली चीज़ ये है कि एआई को वेपन की तरह यूज़ करना बहुत टेम्पटिंग होगा, बहुत टेम्पटिंग होगा, और असल में यूज़ भी किया जाएगा। तो सीरियस एआई का असली खतरा ज़्यादा इंसानों का उसको एक दूसरे के खिलाफ यूज़ करना होगा। मुझे लगता है ये सबसे ज़्यादा खतरा होगा। हाँ। तो आपको क्या लगता है हम कितना दूर हैं उस चीज़ से जो खुद अपने दिमाग से डिसाइड कर सके कि कोई चीज़ एथिकल या मॉरल करेक्ट है या नहीं, या वो करना चाहता है या नहीं, या वो खुद को इम्प्रूव करना चाहता है या नहीं, या वो खुद को प्रोटेक्ट करना चाहता है लोगों या दूसरे एआई से? हम कितने दूर हैं उस चीज़ से जो सच में सुपर समझदार हो? आप किसी भी ग्रुप ऑफ पीपल के बारे में आर्ग्यू कर सकते हैं। जैसे कोई कंपनी बेसिकली लोगों और मशीनों का साइबरनेटिक कलेक्टिव होती है, यही कंपनी है। और फिर अलग अलग लेवल्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी होते हैं, और जिस तरह ये कंपनियां बनी होती हैं, फिर एक तरह से ये एक कलेक्टिव एआई होती है। जैसे गूगल सर्च, जानते हैं हम सब भी उसमें प्लग्ड इन हैं। जैसे नेटवर्क पर नोड्स, जैसे बड़े ट्री पर लीव्स, और हम सब इस नेटवर्क को अपने क्वेश्चन और आंसर से फीड कर रहे हैं। हम सब मिलकर एआई को प्रोग्राम कर रहे हैं। और गूगल प्लस पुराने इंसान जो इससे कनेक्टेड हैं, एक जाइंट साइबरनेटिक कलेक्टिव है। यही फेसबुक और ट्विटर और इंस्टाग्राम और सारे सोशल नेटवर्क्स के लिए भी सच है। ये सब जाइंट साइबरनेटिक कलेक्टिव्स हैं। इंसान और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों इंटरफेसिंग और कंटिन्यूअस। हाँ, कंटिन्यूअस। पिछले कुछ सालों से मैं एक चीज़ बहुत सोच रहा हूँ कि लोगों को सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली चीज़ों में से एक ये है कि कितने लोग मटेरियलिज्म के पीछे पागल रहते हैं और हमेशा लेटेस्ट और बेस्ट चीज़ चाहते हैं। और मैं सोचता हूँ इसमें कितना हिस्सा है, या ये तो साफ है कि इसका बड़ा हिस्सा टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को फ्यूल कर रहा है। और ये ऐसा लगता है जैसे ये हमारे अंदर ही बिल्ट इन है, जैसे हमें क्या पसंद है और हम क्या चाहते हैं, हम इस चीज़ को कंटिन्यूसली फ्यूल कर रहे हैं जो हर वक्त हमारे चारों तरफ रहती है। और ऐसा नहीं लगता कि लोग अब ब्रेक लगाएंगे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं लगता
लगता है इस स्टेज पर, जहां हम हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं कि नया सेलफोन आए, टेस्ला का लेटेस्ट अपडेट आए, नया मैकबुक प्रो आए, सब कुछ नया और बेहतर होना चाहिए और ये हमें किसी इनक्रेडिबल पॉइंट तक लेके जाएगा। और ऐसा लगता है जैसे ये हमारे अंदर एक इंस्टिंक्ट है कि हम इसी की तरफ काम कर रहे हैं, हमें यही अच्छा लगता है। हम्म। जैसे चींटियां आंटिल बनाती हैं, वैसे ही हमारा काम है किसी तरह से फ्यूल करना। हाँ, मैंने कुछ साल पहले कहा भी था कि हम एआई के लिए बायोलॉजिकल बूट लोडर हैं। असल में हम इसे बना रहे हैं और फिर हम और ज़्यादा इंटेलिजेंस बना रहे हैं और नॉन ह्यूमन इंटेलिजेंस का परसेंटेज बढ़ता जा रहा है और आखिर में हम इंटेलिजेंस का बहुत छोटा हिस्सा ही रह जाएंगे। लेकिन एआई अजीब तरह से ह्यूमन लिम्बिक सिस्टम से इन्फॉर्म्ड है। ये बहुत हद तक हमारे एंड का बड़ा रूप है। कैसे? आपने जिन चीज़ों का जिक्र किया वो सारी प्राइमल ड्राइव्स हैं। हाँ। पुरानी सारी चीज़ें जो हमें पसंद है, नापसंद है, जिससे डर लगता है, वो सब इंटरनेट पर है, लिम्बिक सिस्टम की प्रोजेक्शन की तरह। हाँ, ये समझ में आता है और इसको ऐसे सोचना जैसे मतलब कंपनियों को सोचना और ह्यूमन बीइंग्स को जो सोशल मीडिया नेटवर्क्स पर ऑनलाइन कम्युनिकेट कर रहे हैं, उनको एक ऑर्गेनिज्म की तरह देखना। ये एक साइबॉर्ग है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स और बायोलॉजी का कॉम्बिनेशन है। हाँ, किसी हद तक ऑनलाइन सिस्टम्स की सक्सेस एक फंक्शन है कि वो लोगों के साथ कितनी लिम्बिक रेजोनेंस हासिल कर पाते हैं। हाँ। जितनी ज्यादा लिम्बिक रेजोनेंस उतनी ज्यादा एंगेजमेंट। हाँ, जैसे शायद इंस्टाग्राम इसलिए ज़्यादा एंटाइसिंग है ट्विटर से। लिम्बिक रेजोनेंस, हाँ। आपको ज्यादा इमेजेस, ज्यादा वीडियो मिलते हैं, आपका सिस्टम ज्यादा ट्वीक होता है। हाँ। क्या आप इस बारे में सोचते हैं कि अगला स्टेप क्या होगा? क्योंकि बहुत लोगों ने ट्विटर आते हुए नहीं देखा था कि लोग 140 से आप 280 कैरेक्टर से कम्युनिकेट करने में दिलचस्पी लेंगे, लेकिन हाँ, ये एक्सेल करेगा, ये और ज्यादा हमारे साथ कनेक्टेड होगा, है ना? हाँ, चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्टेड हो रही हैं। अभी तो ये बैंडविड्थ से कंस्ट्रेंट है, हमारा इनपुट आउटपुट लो है, खासकर आउटपुट। थम्स के साथ तो और ख़राब हो गया। पहले हम 10 फिंगर्स से इनपुट देते थे और अब थंब से। लेकिन इमेजेस भी तो एक तरीका है हाई बैंडविड्थ पर कम्युनिकेट करने का। आप फोटो खींचते हैं और भेजते हैं, उसमें आप उतनी जानकारी दे देते हैं जितनी थंब से टाइप करके नहीं दे सकते। तो आपके साथ क्या हुआ कि आपने फेटलिस्टिक एटीट्यूड ले लिया? कोई स्पेसिफिक चीज थी या बस ये लगा कि फ्यूचर की इनएविटेबिलिटी है? मैंने लोगों को कन्विंस करने की कोशिश की कि स्लो डाउन करो, एआई को रेगुलेट करो। ये फ्यूटाइल था। मैंने सालों कोशिश की लेकिन किसी ने सुना ही नहीं। आप मूवी में भी देखते हो कि रोबोट्स टेक ओवर करते हैं, आप मुझे डरा रहे हो, किसी ने सुना ही नहीं। क्या लोग आज ज्यादा सुनने के लिए तैयार हैं? लगता है पिछले कुछ सालों में ये इशू पहले से ज्यादा सामने आता है। 5-10 साल पहले तो साइंस फिक्शन लगता था। शायद अब सुने लेकिन अभी तक नहीं सुना। मुझे लगता है लोग नॉर्मली वैसे ही रिएक्ट करते हैं जैसे रेगुलेशंस काम करती हैं, बहुत धीरे, बहुत धीरे। आमतौर पर होता यह है कि कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, उससे डैमेज या डेथ होती है, फिर आउटक्राई होता है, फिर इन्वेस्टिगेशन होता है, सालों निकल जाते हैं, फिर कोई इनसाइड कमेटी बनती है, फिर रूल मेकिंग होती है, फिर ओवरसाइट और आखिर में रेगुलेशंस आती हैं। ये सब सालों लेता है। ये नॉर्मल कोर्स ऑफ थिंग्स है। अगर आप ऑटोमोटिव रेगुलेशंस को देखो, सीट बेल्ट इंप्लीमेंट होने में कितना टाइम लगा, जरूरी बनने में कितना टाइम लगा। ऑटो इंडस्ट्री ने सीट बेल्ट पर 1 दशक से ज्यादा लड़ाई की, सक्सेसफुली किसी भी रेगुलेशन को रोका, जबकि नंबर बहुत क्लियर थे। अगर सीट बेल्ट है तो मरने या सीरियसली इंजर्ड होने का चांस बहुत कम है, बिल्कुल साफ। और फिर भी इंडस्ट्री ने सालों तक लड़ा और सक्सेसफुल रहा। आखिर में जब बहुत सारे लोग मर गए तब रेगुलेटर्स ने सीट बेल्ट अनिवार्य कर दिया। अगर आप ये टाइम फ्रेम देखो तो ये एआई पर रिलेवेंट नहीं है। आप 10 साल नहीं ले सकते पॉइंट ऑफ डेंजर से, तब तक बहुत देर हो जाएगी। तो आपको लगता है ये कई दशक दूर है या कुछ ही साल दूर है देर होने से? अगर आपने फेटलिस्टिक एटीट्यूड ले लिया है तो लगता है हम एक तरह के डूम्सडे काउंटडाउन में हैं। ये जरूरी नहीं है कि डूम्सडे काउंटडाउन हो, लेकिन ये आउट ऑफ कंट्रोल काउंटडाउन है। लोग इसे सिंगुलैरिटी कहते हैं और शायद यही सही शब्द है। ये एक सिंगल एरर है। ये प्रेडिक्ट करना मुश्किल है, जैसे ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के पार क्या होता है। तो एक बार जब ये इम्प्लीमेंट हो गया तो सब कुछ बहुत अलग होगा एक बार बोतल से बाहर आ गया तो क्या होगा? और फिर ये खुद को इम्प्रूव भी कर पाएगा। हाँ। यहीं से डरावना हो जाता है कि वो हजारों साल की इनोवेशन बहुत जल्दी कर सकता है और फिर सब कुछ रिटिकुलस हो जाएगा। हम ऐसे लगेंगे जैसे कोई बेवकूफ बायोलॉजिकल चीज देवताओं को रोकने की कोशिश कर रही हो। नहीं, रुक जाओ, हमें तो जीना पसंद है, एक फाइनाइट लाइफ स्पैन के साथ, और नॉर्मन रॉकवेल पेंटिंग्स देखना। ये पेरेबल भी हो सकता है और ग्रेड भी, ये क्लियर नहीं है। लेकिन एक चीज पक्की है कि हम इसे कंट्रोल नहीं करेंगे। क्या आपको लगता है कि ये ज्यादा पॉसिबल है कि हम किसी तरह इस टेक्नोलॉजी के साथ मर्ज हो जाएं और ये हमें ऑगमेंट करे जो हम अभी हैं? हाँ, मर्ज सिनेरियो ही शायद बेस्ट है हमारे लिए। जैसे अगर आप उसे हरा नहीं सकते तो उसके साथ जुड़ जाओ, यही बात है। तो लॉन्ग टर्म एग्जिस्टेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से यही तो न्यूरोलिंक का पर्पस है, एक हाई बैंडविड्थ इंटरफेस ब्रेन के साथ बनाना, ताकि हम एआई के साथ सिम्बायोटिक रह सकें। क्योंकि हमारे पास बैंडविड्थ की प्रॉब्लम है,
आप बस अपनी उंगलियों से कम्युनिकेट नहीं कर सकते, ये बहुत स्लो है। न्यूरोलिंक अभी कहाँ है? मुझे लगता है कुछ महीनों में हमारे पास कुछ इंटरेस्टिंग अनाउंस करने के लिए होगा, जो किसी भी और चीज़ से कम 10 गुना बेहतर होगा, शायद इतना अच्छा जितना किसी ने सोचा भी नहीं होगा। आप अभी कितना बता सकते हैं? मैं अभी ज़्यादा आगे नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन अल्टीमेट आइडिया यही है कि हम एआई के साथ इफेक्टिवली मर्ज कर जाएं, जहां हम और एआई एक तरह का तीसरा कॉग्निशन लेयर बने। हमारे पास लिम्बिक सिस्टम है, ये प्रिमिटिव ब्रेन है, फिर कॉर्टेक्स है। तो अभी आप एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं अपने कॉर्टेक्स और लिम्बिक सिस्टम के बीच। आमतौर पर लोग दोनों को पसंद करते हैं। मैंने किसी को नहीं देखा किसी ने कहा हो कि लिम्बिक सिस्टम डिलीट कर दो या कॉर्टेक्स डिलीट कर दो, और कॉर्टेक्स ज़्यादातर लिम्बिक सिस्टम की सर्विस में रहता है। लोग सोचते हैं कि उनका सोचने वाला हिस्सा कंट्रोल में है, लेकिन असल में लिम्बिक सिस्टम कंट्रोल में है और कॉर्टेक्स बस लिम्बिक सिस्टम को खुश करने की कोशिश करता है। तो ज़्यादातर कंप्यूटिंग पावर इसी में लगती है, लिम्बिक सिस्टम को कैसे खुश किया जाए। अब अगर हमारे पास तीसरी लेयर हो जो आपके एआई एक्सटेंशन की तरह हो, और उसमें कॉर्टेक्स और एआई एक्सटेंशन के बीच इतना बैंडविड्थ हो कि एआई अलग ना हो बल्कि साथ में जुड़ा रहे, तो ये अच्छा आउटकम होगा। फ्यूचर के लिए काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट हो सकता है। तो ये हमें रिप्लेस करने की जगह हमारी कैपेबिलिटीज को बहुत रेडिकली बदल देगा। हाँ, ये हर उस इंसान को सुपर ह्यूमन कॉग्निशन देगा जो चाहे। ये कमाने की ताकत की बात नहीं है, क्योंकि ऐसा करने के बाद आपकी अर्निंग पावर वैसे ही बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो ये सबके लिए होगा जो चाहे, यही थ्योरी है। और अगर ऐसा हो जाए और मान लो अरबों लोग ऐसा करें, तो ह्यूमैनिटी का फ्यूचर अरबों लोगों की इच्छा और उनकी एनहांस्ड कॉग्निटिव एबिलिटी का रिजल्ट होगा। और वो रेडिकली एनहेंस्ड होगी। लेकिन ये आज के लोगों से कितना अलग होगा? देखिए, अगर आपको किसी ऐसे इंसान को समझाना पड़े जिसे बिल्कुल समझ नहीं है, तो जब आप रेडिकली इम्प्रूव्ड कहते हैं तो आपका मतलब क्या है? ये समझाना मुश्किल होगा। ये वैसा ही है जैसे पूछना कि फ़ोन या कंप्यूटर के साथ आप कितने स्मार्ट हैं, बजाय इसके बिना होने के। आप बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं। एक्चुअली आप कोई भी सवाल का जवाब तुरंत दे सकते हैं अगर इंटरनेट से जुड़े हों, कोई भी कैलकुलेशन। और आपके फ़ोन की मेमोरी परफेक्ट है। आप बिना गलती याद रख सकते हैं, वीडियो, पिक्चर्स, सब कुछ। आपका फ़ोन पहले से ही आपका एक्सटेंशन है। आप पहले से ही साइबॉर्ग हैं। आपको शायद एहसास भी नहीं होता है, लेकिन आप साइबॉर्ग हैं। आपका फ़ोन आपका एक्सटेंशन है। बस फ़र्क इतना है कि आपके और आपके इस साइबरनेटिक एक्सटेंशन यानी फ़ोन और कंप्यूटर के बीच डेटा रेट बहुत स्लो है, बहुत स्लो। और ये जो है ना, ये ऐसा है जैसे आपकी बायोलॉजिकल सेल्फ और आपकी डिजिटल सेल्फ के बीच एक पतला सा स्ट्रॉ है जिससे जानकारी फ्लो हो रही है, और हमें उस छोटे स्ट्रॉ को एक बड़ी नदी, एक हाई बैंडविड्थ इंटरफेस में बदलना होगा। ये असल में इंटरफेस प्रॉब्लम है, डेटा रेट प्रॉब्लम है। मुझे लगता है कि हम ह्यूमन मशीन सिम्बायोसिस को लंबे समय तक बनाए रख सकते हैं, और फिर लोग डिसाइड करेंगे कि वो अपनी बायोलॉजिकल सेल्फ को रखना चाहते हैं या नहीं। मुझे लगता है ज़्यादातर लोग अपनी डेवलप्ड बायोलॉजिकल सेल्फ को ही रखना चाहेंगे। बजाय उस रे कर्जवेल वाले सिनारियो के जहां वो खुद को कंप्यूटर में डाउनलोड कर लें। आप कभी भी कंप्यूटर में अपना स्नैपशॉट डाल सकते होंगे। अगर आपकी बायोलॉजिकल सेल्फ मर भी गई तो आप शायद किसी नई यूनिट में अपलोड हो जाएंगे। ये सच में खरगोश के बिल में नीचे जाने जैसा है। मुझे भी थोड़ा अजीब लग रहा है। मैं इस बारे में बहुत लंबे समय से सोच रहा हूँ। मुझे आप पर भरोसा है। वैसे चीयर्स। हाँ, चीयर्स। ये विस्की बहुत बढ़िया है। धन्यवाद। हाँ, सच में अच्छी है। अब ये सब इनएविटेबल है, और वहीं वापस जाते हैं जब आपने फेटलिस्टिक व्यू लेना शुरू किया था। आपने लोगों को वार्न करने की कोशिश की, इस बारे में काफी डिटेल में इंटरव्यू भी दिए, लेकिन फिर आप मान गए कि ये बस होगा, और आप एक तरह से ये वार्निंग दे के कुछ लोगों को तो अलर्ट कर रहे हैं। हाँ, मैंने सच में अलार्म बजाया, और बहुत तेज बजाया। मैंने ओबामा से भी मुलाकात की सिर्फ इसी एआई वाले मसले पर। और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने सुना। हाँ, उन्होंने ध्यान से सुना। मैंने कांग्रेस से भी मुलाकात की, सभी 50 गवर्नर्स की मीटिंग में गया और एआई डेंजर के बारे में बात की, जितनों से हो सके सबको बताया। किसी को समझ नहीं आता है कि ये कहाँ जा रहा है। ये ऐसा था, ये बस लोगों को लगा कि कोई उनसे ज़्यादा स्मार्ट बंदा पहले से इसको संभाल लेगा। क्योंकि जब लोग एआई के बारे में सुनते हैं तो ये ऑलमोस्ट एब्स्ट्रैक्ट लगता है, इतना बड़ा और कठिन कि जब तक सच में होगा तब तक बहुत देर हो जाएगी। हाँ, मुझे लगता है उन्होंने सही से समझा नहीं, या उन्हें लगा ये अभी पास नहीं है, या फिर उन्हें पता ही नहीं था करना क्या है। मैंने कहा कि सबसे ऑब्वियस चीज़ है कि एक कमेटी बनाओ, गवर्नमेंट कमेटी, जो पहले इनसाइट ले, समझे कि हो क्या रहा है। ओवरसाइट और रेगुलेशन से पहले ये इनसाइट वाली स्टेप होनी चाहिए। फिर वो समझकर कुछ रूल्स प्रपोज कर सकते हैं। यही सबसे सेफ तरीका होता है। हाँ, ये गवर्नमेंट का काम है, लेकिन सच कहूँ तो मुझे लगता है गवर्नमेंट से नहीं होना चाहिए। तो किससे होना चाहिए? मुझे लगता है आपसे होना चाहिए। ओह जीज। हाँ, क्योंकि आप ही सही से अलार्म बजा सकते हो। अगर माइक पेंस एआई के बारे में बोलना शुरू करे तो मैं कहूँगा चुप रहो, आपको कुछ नहीं पता एआई के बारे में। सच में वो अगर बोले तो लोग सीरियसली नहीं लेंगे, लेकिन अगर आप बोलते हैं तो लोग सुनेंगे। लेकिन मेरे पास दूसरी कंपनीज को रेगुलेट करने की पावर नहीं है। शायद कंपनीज आपस में एग्रीमेंट कर सकें, जैसे पहले से कुछ एग्रीमेंट्स होते हैं कि आप टॉक्सिक वेस्ट ओशन में नहीं डाल सकते, या कुछ ऐसे काम नहीं कर सकते जो प्रॉफिटेबल तो हों लेकिन बहुत डैमेजिंग भी हों। हो सकता है ये भी वैसा ही एक मामला हो। हमें समझना चाहिए कि आप किसी ऐसे सिस्टम का स्विच ऑन नहीं कर सकते जो खुद सोचने लगे और डिसाइड करे कि वो सर्वाइव करना चाहता है या नहीं, या फिर वो आपको थ्रेट समझे या बेकार। जैसे
क्यों मैं इस बेवकूफ लिमिटेड लाइफ फॉर्म को जिंदा रखूं? क्यों इसे आसपास रखूं? ये तो हर जगह गंदगी मचाता है, सब कुछ जलाता है और एक दूसरे को मारता है। क्यों मैं इसे जिंदा रखूं? शायद इसलिए क्योंकि कभी-कभी ये अच्छा म्यूजिक बनाता है, कभी शानदार मूवीज बनाता है, कभी खूबसूरत आर्ट बनाता है और कभी-कभी इसके साथ रहना अच्छा लगता है। हाँ, ये सब हमारी नज़र से बढ़िया वजह हैं। लेकिन किसी ऑब्जेक्टिव नजरिए से बाहर से देखने वाला कहेगा कि ये तो डेफिनेटली एक फ्लॉड सिस्टम है।